नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का आज ये 7वां लेक्चर है। 6 लेक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि, H2SO4 बनाने की विधि। और H2SO4 बनाने की जो ये विधि है, आज हम बात करेंगे संपर्क कक्ष विधि के बारे में। कौन सी विधि देखेंगे हम आज? संपर्क कक्ष विधि देखेंगे। पूरी विधि आपको आज यहीं के यहीं आप याद करवा देंगे, तो ध्यान से देखिएगा और मज़े लीजिए। चलिए, हम बना रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो क्या बना रहे हैं अपन? H2SO4 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? H2SO4 बनाना है अपने को। और हमारे पास अवेलेबल है कौन सी विधि? संपर्क कक्ष विधि। एक होती है शीश कक्ष विधि और एक होती है संपर्क कक्ष विधि। आज हम पढ़ रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क कक्ष विधि। देखिए, एग्जाम में जो पूछा जाता है, एक तो संपर्क कक्ष विधि का वर्णन करना है, एक तो सिद्धांत और समीकरण पूछा जाता है, और नामांकित चित्र पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है एग्जाम में? सिद्धांत और समीकरण और नामांकित चित्र। सबसे पहले हम बात करें सिद्धांत और समीकरण की। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क कक्ष विधि का सिद्धांत और समीकरण। समीकरण कौन सी काम आती है और इसका सिद्धांत क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो संपर्क कक्ष विधि है, इसमें SO2 और O2 के संयोग से, SO2 और O2 के संयोग से सबसे पहले तो क्या होता है? सल्फर और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बन जाती है? SO2 बन जाती है। क्या बन जाती है? SO2 बन जाती है। और SO2 और O2 के संयोग से प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या प्राप्त होता है आपको? सल्फर ट्राईऑक्साइड प्राप्त होगा बेटा जी। क्या प्राप्त होगा? सल्फर ट्राईऑक्साइड प्राप्त होगा। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय एवं ऊष्माक्षेपी होती है तथा आयतन में क्या होती है? इसमें कमी हो रही है। आयतन में कमी हो रही है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, ये लिखा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये लिखा O2। उत्क्रमणीय है और ऊष्माक्षेपी है। आपको टारगेट क्या मिल रहा है? सल्फर ट्राईऑक्साइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सल्फर ट्राईऑक्साइड। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। क्या लिख दे? 2। तो यहाँ पर 3 2 दूनी 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। किसकी उपस्थिति में? प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास लिखा हुआ है। प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास की उपस्थिति में, एस्बेस्टास लिया है, एस्बेस्टास, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना लिया गया है? यहाँ पर 450 डिग्री सेल्सियस लिया गया है। 450 डिग्री सेल्सियस, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सल्फर ट्राईऑक्साइड प्राप्त होता है। अभिक्रिया क्या है? उत्क्रमणीय है, मतलब रिवर्सिबल है। आप जो है प्रेशर कम करोगे तो रिएक्शन वापस रिवर्सिबल में हो जाएगी। अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, ऊष्माक्षेपी है। और आयतन में क्या हो रही है भैया? कमी हो रही है। यहाँ पर 45,000 कैलोरी ऊष्मा निकलती है। कितनी निकलती है? 45,000 कैलोरी जो है ऊष्मा निकलती है, मतलब ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। आयतन में कमी हो रही है। 2 और 1 3 आयतन है इधर तो, और उधर हमें कितने? 2 आयतन क्या मिल रहा है? हमें सल्फर ट्राईऑक्साइड मिल रहा है। रिएक्शन समझ में आ गई होगी। सिद्धांत एवं समीकरण और नामांकित चित्र। नामांकित चित्र जस्ट अपन देखने वाले हैं। सिद्धांत एवं समीकरण, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संयोग से प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर सल्फर ट्राईऑक्साइड प्राप्त होता है ना। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संयोग से प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमें सल्फर ट्राईऑक्साइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या है? उत्क्रमणीय है और क्या है? ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा निकल रही है। तथा आयतन में भी क्या हो रही? कमी हो रही है। इधर 2 आयतन और 1 3 आयतन है। 2 आयतन सल्फर डाइऑक्साइड और 1 आयतन ऑक्सीजन है। 2 आयतन सल्फर ट्राईऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। आयतन में कमी हो रही है। अब ये चीज़ देखिएगा, हमें रिएक्शन जो देखी थी अभी यही देखी थी। इस अभिक्रिया के लिए अनुकूल परिस्थिति उच्च दाब एवं निम्न ताप होगी। ऐसी रिएक्शन अपने को करवानी है तो इसके लिए अनुकूल परिस्थिति क्या होगी? हाई प्रेशर रखना पड़ेगा, तभी जाके ये रिएक्शन इस साइड में हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। उच्च दाब एवं निम्न ताप होती है। आयतन में कमी हो रही है इसलिए। 2SO2 प्लस O2 प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन रहा है? 2SO3। 45,000 कैलोरी यहाँ पर ऊष्मा निकल रही है। अब ध्यान से देखिए, प्राप्त होने वाली SO3 को H2SO4 में अवशोषित करते हैं। जो आपको जो SO3 मिली है, उस SO3 की किसके साथ में रिएक्शन करवाई भैया? H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई। आपको क्या मिल गया? ओलियम मिल गया। मतलब जो SO3 लिया आपने,
SO3, ये जो SO3 बन गया, SO2 और ऑक्सीजन की रिएक्शन से SO3 बना, उस SO3 की किसके साथ में रिएक्शन होगी बेटा जी? H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी। और जब H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी तो H2S2O7 मिलेगा। H2S2O7 इसको कहते हैं बेटा ओलियम। क्या कहते हैं इसको? ओलियम कहा जाता है, ओलियम, ओलियम। और इस ओलियम के अंदर ये जो ओलियम बना है H2S2O7, इसके अंदर क्या मिला दो आप? वाटर मॉलिक्यूल मिला दो, पानी मिला दो, तो ये जो बन जाएगा H2SO4 बन जाएगा, H2SO4। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास SO3 है और एक मॉलिक्यूल H2SO4 लिया, SO3 है और एक मॉलिक्यूल H2SO4 लिया, आपके पास इसका क्या हो जाएगा? डबल H2SO4 बन जाएगा। मतलब H2SO4 बनाने की विधि में अपने को H2SO4 की ज़रूरत भी पड़ रही है वापस, जो पहले से बना हुआ अपने पास है। तो SO3 प्लस H2SO4 क्या बन गया? H2S2O7। H2S2O7 की H2 के साथ रिएक्शन हुई, क्या प्राप्त हुआ आपको? H2SO4 प्राप्त हो गया, डबल मिल गया, डबल हो गया। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो SO3 प्लस H2SO4, H2S2O7, इसको कहते हैं H2S2O7 किसका है? ओलियम का, ओलियम को कहते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 बिल्कुल। H2S2O7 प्लस H2O क्या हो जाएगा? 2H2SO4 प्राप्त हो जाएगा आपको। अब है इसका डायग्राम, मेन है इसका चित्र। क्या कह रहा है ये चित्र? क्या कह रहा है? चित्र की बात करते हैं, डायग्राम की बात करते हैं। चलिए डायग्राम समझते हैं इसका। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि का नामांकित चित्र, समझना। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि का नामांकित चित्र। इमेजिनेशन कीजिए इस डायग्राम को। कितने सारी स्टेप याद रखनी है आपको इस डायग्राम में? आपको जो याद रखना है, बहुत सारी स्टेप से याद रखनी है। नोट कीजिएगा। सबसे पहले है यहाँ पर गंधक भट्टी, याद रखना। सबसे पहले क्या है? गंधक भट्टी, ये गंधक भट्टी। फिर चलेंगे अपन धूल कक्ष दूसरे नंबर पर। ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे तभी जाके आप डायग्राम बना पाओगे। फिर है धूल कक्ष। धूल कक्ष के बाद अपन चलेंगे शीतलक पाइप, तीसरा नंबर आ जाता है शीतलक पाइप। शीतलक पाइप डायग्राम याद करने के लिए ये इस टाइप से सिनॉप्सिस बना सकते हैं। फिर चलेंगे अपन, चौथा नंबर आ रहा धावन स्तंभ, ये है धावन स्तंभ। ओके, फिर अपन धावन स्तंभ से कहाँ पर गए? पांचवा नंबर आएगा शुष्कीकरण स्तंभ। शुष्कीकरण स्तंभ। फिर शुष्कीकरण स्तंभ से अपन चले गए आर्सेनिक शोधक, छठवां नंबर है आर्सेनिक शोधक। आर्सेनिक शोधक। फिर आर्सेनिक शोधक से अपन चले कहाँ पर? परीक्षण बॉक्स, सातवां नंबर आ रहा है परीक्षण बॉक्स का। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप जो है लिखिएगा। परीक्षण बॉक्स, परीक्षण बॉक्स, और फिर परीक्षण बॉक्स के बाद में अपन चल रहे संपर्क कक्ष। संपर्क कक्ष, और संपर्क कक्ष के बाद में अपन चले अवशोषण स्तंभ, 9 नंबर अवशोषण स्तंभ। अवशोषण स्तंभ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, लेकिन आपको यदि समझ में आ गया तो समझ में आने के बाद इससे सरल कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आपको सिर्फ ये 9 स्टेप याद रखनी है इसका डायग्राम बनाते टाइम में, कि अपने 9 स्टेप अपने को मिल रहे कि नहीं मिल रही है, तो आपका जो डायग्राम है हमेशा के लिए बिल्कुल वेरी गुड सही होगा। चलिए डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले जो अपनों ने रिएक्शन से जो देखी थी, रिएक्शन तो अपने को 3 रिएक्शन देखना ही है, मालूम है अपने को। पहली रिएक्शन क्या थी? पहली रिएक्शन वापस से डबल से लिख लेता हूँ चाहो तो। यहाँ पर पहली रिएक्शन थी सल्फर प्लस ऑक्सीजन, है ना, सल्फर प्लस ऑक्सीजन प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो रही है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 450 डिग्री सेल्सियस पर, 450 डिग्री सेल्सियस पर, 450 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो रही थी। हमें क्या मिल रहा था बेटा उस टाइम पर? SO3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? SO3 मिल रहा है, और 45,000 कैलोरी जो है ऊष्मा निकल रही है। 45,000 कैलोरी ऊष्मा निकल रही है। मेरी बात ध्यान से सुनना। 2S, ओके, सल्फर प्लस ऑक्सीजन है ना, ये बन गया SO3 बन गया।
सॉरी यहाँ पे 2SO2, सल्फर नहीं लिया अपनों यहाँ पर लिया SO2 और SO2 को कहीं से बनाया था, सल्फर प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन होके क्या बन रहा था, SO2 बन रहा था। पहले सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या मिल गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल गया। क्या मिल गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो मेन रिएक्शन ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन, आपको 3 रिएक्शन इसमें याद रखना है, 3 रिएक्शन आपको अच्छे से याद रखना है। और डायग्राम बनाने के लिए आपको ये 9 पॉइंट याद रखना है। अब डायग्राम को समझते हैं। सबसे पहले आपके पास में आ रहा है गंधक भट्टी, नंबर 1 गंधक भट्टी। गंधक भट्टी में क्या होगा, सल्फर लिया जाएगा और सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, हमें मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। बेटा जी क्या मिलेगा हमें, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ पे पहुँचाएंगे इसको, सल्फर डाइऑक्साइड बना इस गंधक भट्टी में। इस सल्फर डाइऑक्साइड को कहाँ पर भेजा अपनों ने, धूल कक्ष में भेज दिया। किधर भेज रहे अपन, धूल कक्ष में भेज रहे हैं, धूल कक्ष। ये है धूल कक्ष बेटा, इसको कहते हैं धूल कक्ष। धूल कक्ष। इस धूल कक्ष में अपन जो है किसको भेजा अपनों ने, सल्फर डाइऑक्साइड। शुरुआत करते हैं अपन, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बना, सल्फर इस गंधक भट्टी में क्या किया अपनों ने, गंधक भट्टी में सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बना, गर्म किया तो, है ना। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड बना। सल्फर डाइऑक्साइड को कहाँ पर भेजा, धूल कक्ष में भेजा। ध्यान रखिएगा, धूल कक्ष में। धूल कक्ष में क्या होगा कि जो ऊपर से भाप छोड़ी जाती है और भाप के कारण क्या होगा कि जो धूल के कण जो हैं वो कहाँ पर नीचे सेटल हो जाएंगे। ऊपर की तरफ कौन बढ़ेगी, सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ेगी। कौन बढ़ेगी बेटा ऊपर की तरफ, सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ेगी। इतनी जोरदार ऊपर से क्या भेजी जाती है, भाप भेजी जाती है, तो धूल के कण नीचे सेटल हो जाएंगे और ऊपर की तरफ कौन सी गैस जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। इस सल्फर डाइऑक्साइड को कहाँ पर भेज रहे हैं, ये दूसरा नंबर हो गया। अब इसको जो है कहाँ पर भेज रहे हैं, शीतलक पाइप, ये 3 नंबर, शीतलक पाइप। तीसरा नंबर आ रहा है शीतलक पाइप। शीतलक पाइप में क्या किया जाता है, शीतलक पाइप मतलब इसमें ऐसा जैकेटेड रहता है शीतलक पाइप, और उसके जैकेट में, उस पाइप का जो जैकेट रहता है उस जैकेट में ठंडे वाटर का सर्कुलेशन चला जाता है, जिससे गैस क्या हो जाए, थोड़ी ठंडी हो जाए। तो गैस को शीतलक पाइप में से होकर गुजारेंगे तो जो उस गैस का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है। अब इस गैस को कहाँ पर भेज रहे अपन, धावन स्तंभ में भेज रहे। कहाँ पर भेज रहे हैं, धावन स्तंभ में। तो धावन स्तंभ में भेजेंगे तो कुछ अशुद्धियाँ रहती है वो जल में विलय है ना, और गैस में अविलय है। तो धावन स्तंभ में भेजेंगे इस गैस को, तो गैस का नेचर होता है ऊपर की तरफ बढ़ने का, तो गैस तो ऊपर की तरफ जा रही है, और जल में जो विलयशील अशुद्धियाँ हैं वो कहाँ पर निकल जाएगी, नीचे निकल जाएगी। तो धावन स्तंभ का काम हो गया काम। ठीक है। धावन स्तंभ क्या करेगा कि धावन स्तंभ में जो गैस में जो विलयशील अशुद्धियाँ हैं वो कहाँ, जो अविलय अशुद्धियाँ, सॉरी गैस में अविलय अशुद्धियाँ हैं वो कहाँ पर हो जाएगी, निकल जाएगी यहाँ पर धावन स्तंभ में, गैस में अविलय अशुद्धियाँ। तो ये हो गया। अब यदि अपनों ने धावन स्तंभ में अविलय अशुद्धियाँ निकाल दी, गैस में अविलय अशुद्धियाँ, लेकिन उस गैस के साथ में कुछ मॉइस्चर चला जाए, तो उस वाटर को वापस, वाटर को निकालने के लिए अपनों ने कौन सा लिया, लास्ट अगला जो है 5वां नंबर लिया, शुष्कीकरण स्तंभ। इसको कहते हैं शुष्कीकरण स्तंभ। शुष्कीकरण स्तंभ में क्या हो रहा है, ऊपर से कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाला जा रहा है फव्वारे के रूप में, बूंदों के रूप में, और ये क्वार्ट्ज के टुकड़े रखे हुए हैं। क्वार्ट्ज के टुकड़ों का मतलब ये है कि यहाँ पे गैपिंग की गैस जो है ऊपर की तरफ चली जाएगी, गैस यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाएगी, और फव्वारों के रूप में जो है H2SO4 डल रहा है। तो जो नमी है, जो H2O जो चला गया इसके साथ में, है ना, यहाँ पे जल कक्ष से अपन H2SO4 शुष्कीकरण स्तंभ में भेज रहे, धावन स्तंभ से शुष्कीकरण स्तंभ में भेज रहे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो उस वाटर को एब्जॉर्व करने के लिए ये H2SO4 काम में आएगा, तो उस जल को क्या कर लेगा, सोख लेगा। कौन, H2SO4, और गैस आगे बढ़ती जा रही है, मतलब बाहुबली बन गई है सल्फर डाइऑक्साइड, तो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। चलो बहुत मज़ा आ रहा। अब इस गैस को कहाँ पर भेजा अपनों ने, आर्सेनिक शोधक। ये 6वां नंबर है, आर्सेनिक शोधक, 6वां नंबर आर्सेनिक शोधक में भेजा। तो यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक रखा जाता है आर्सेनिक शोधक में। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक क्या करता है, जो आर्सेनिक से रिलेटेड गैस में अशुद्धियाँ हैं उन अशुद्धियों को ये क्या कर लेगा, सोख लेगा। उन अशुद्धियों को ये आर्सेनिक शोधक क्या कर लेगा, सोख लेगा, है ना। ये फेरिक हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक जो है वो आर्सेनिक से रिलेटेड अशुद्धियों को क्या कर लेगा, सोख लेगा। अब अपना काम कंप्लीट हो गया।
मतलब अभी तक जो है अपन सल्फर डाइऑक्साइड पर ही काम कर रहे थे। मेरी बात सुनना वापस से, डबल से समझा रहा हूँ, हमेशा जीवन भर याद रखना। हमारे पास सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड बना। सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, सल्फर डाइऑक्साइड बना। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ पर बना? गंधक भट्टी में। गंधक भट्टी, गंधक मतलब सल्फर ही होता है। गंधक भट्टी में उस सल्फर डाइऑक्साइड को कहाँ पर भेजा? उन्होंने धूल कक्ष में भेजा। धूल कक्ष में ऊपर से भाप भेजी जा रही है, तो धूल वगैरह जो पार्टिकल है वो कहाँ पे हो जाएंगे? नीचे सेटल हो जाएंगे। फिर अपन इसको कहाँ पर भेज रहे हैं? शीतलक पाइप में। शीतलक पाइप में क्यों भेज रहे हैं? उस गैस को, गरम गैस है, उस गैस को कहा ठंडा करने के लिए अपन उसको शीतलक पाइप में भेजा। अब शीतलक पाइप में भेजने के बाद शीतलक पाइप किससे अटैच है? वापस धावन स्तंभ से अटैच है। धावन स्तंभ में ऊपर से क्या गिराया जा रहा है? जल गिराया जा रहा है फव्वारा के रूप में। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड में जो अविलेय अशुद्धियाँ होंगी, है ना, वो जल के द्वारा क्या हो जाएगी? नीचे सेटल हो जाएगी, अशुद्धियाँ निकल जाएगी। तो यहाँ पर अशुद्धियाँ निकली। फिर अपन धावन स्तंभ से सल्फर डाइऑक्साइड को कहाँ पर भेज रहे? इसमें शुष्कीकरण स्तंभ में। शुष्कीकरण स्तंभ में क्यों भेजा? क्योंकि अपन इस वाले कक्ष से होकर गुजरे, तो कुछ हो सकता है कि मॉइस्चर वगैरह रहे उस गैस के साथ में, H2O रहे, तो उस H2O को निकालने के लिए क्या डाल रहे अपन? H2SO4 डाल रहे ऊपर से। जब अपन H2SO4 ऊपर से डालेंगे तो H2SO4 जो है क्या करेगा? उस वाटर को एब्जॉर्व कर लेगा और यहाँ पर वाटर नमी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और सल्फर डाइऑक्साइड आगे की तरफ बढ़ रही है। अब सल्फर डाइऑक्साइड को फिर भी और भी टेस्टिंग के लिए कहाँ पर भेजा? आर्सेनिक शोधक में भेजा। आर्सेनिक शोधक में क्या रखा हुआ है? आर्सेनिक मतलब उस गैस के अंदर आर्सेनिक से रिलेटेड अशुद्धियाँ हैं। उन अशुद्धियों को हटाने के लिए हमने आर्सेनिक शोधक, किसका? आर्सेनिक शोधक में से उसको गैस को क्या करा? अपनों ने गुजारा। तो आर्सेनिक से रिलेटेड अशुद्धियाँ, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है, उत्प्रेरक वो एब्जॉर्व कर लेगा आर्सेनिक शोधक को। अब ये काम हो गया, यहाँ तक 6वें नंबर पर हो गया। अब 7वें नंबर पर आता है आपका परीक्षण बॉक्स, टेस्टिंग बॉक्स। मतलब आपकी सल्फर डाइऑक्साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब इस टेस्टिंग बॉक्स में क्या होता है बेटा जी? ये जो टेस्टिंग बॉक्स लिया गया है, इस टेस्टिंग बॉक्स में इस साइड से लाइट भेजी जाती है और ऊपर से देखी जाती है कि यहाँ पर लाइट दिख तो नहीं रही। अगर लाइट दिख जाए तो लोचा हो गया। लोचा ये हो गया कि उसमें धूल के कण वगैरह कुछ अशुद्धियाँ हैं, तो गैस को वापस प्यूरिटी के लिए भेजा जाएगा। लेकिन अगर उसमें अंधेरा दिखे, लाइट इधर से भेजी जा रही है, ऊपर से देख रहे टेस्टिंग बॉक्स में कि इसमें जो है अंधेरा दिख रहा है, मतलब आपकी जो गैस है शुद्ध है। पक्का? चलिए, तो लाइट को भेजा जाएगा इधर से, ऊपर से देखा जाएगा टेस्टिंग बॉक्स में। अगर अंधेरा दिखे तो शुद्ध है, और अगर लाइट दिख जाए, ठीक है, लाइट दिख जाए, टिंडल इफेक्ट होगा। उसके कारण क्या होगा कि वो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, और उसके कारण क्या होगा कि मतलब उसमें धूल के कण वगैरह जो भी हैं, अशुद्धियाँ हैं, ये सारी चीज़ें अपने को प्राप्त मिलेगी। तो सल्फर डाइऑक्साइड शुद्ध है, अपने को अंधेरा दिख गया। अब अपन जो है 8वें नंबर पर चले। कहाँ पर चले? संपर्क कक्ष में चले। बेटा ध्यान से सुनिएगा, इतना आसानी से, बहुत अच्छी तरह से, बहुत कम लोग समझाने वाले मिलेंगे। संपर्क कक्ष में गए। संपर्क कक्ष में क्या हुआ? अब भाई साहब, ये आपने जो है जो SO2 और O2 की जो रिएक्शन थी ना, ये कहाँ पर हो रही? इस संपर्क कक्ष में हो रही भाई साहब। पहली रिएक्शन ही अब काम में आई। तो संपर्क कक्ष में क्या रखा हुआ है? प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस है, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे। और जो SO2 जो यहाँ पर जा रही है, यहाँ तक क्या है? सिर्फ आपके पास SO2 है। ये SO2 यहाँ इधर जाएगी और SO2 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, और वो SO2 और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। मतलब यहाँ से सिर्फ सल्फर और ऑक्सीजन की क्रिया हुई, सल्फर डाइऑक्साइड बना। सल्फर डाइऑक्साइड को घुमाते यहाँ तक ले गए अपन सल्फर डाइऑक्साइड को। अब यहाँ पर इस संपर्क कक्ष में जो 8वें नंबर पर है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई और हमें मिल गया बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या मिल गया? सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल गया। अभिक्रिया क्या है? उत्क्रमणीय है, ऊष्माक्षेपी है। ओके, अब यहाँ पर आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल गया। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को यहाँ से अपन किसको भेज रहे हैं? SO3 को, सल्फर ट्राइऑक्साइड को किधर भेज रहे हैं? 9वां नंबर आ गया अवशोषण स्तंभ, है ना। 9वां नंबर है अवशोषण स्तंभ। अवशोषण स्तंभ में भेजा। अब अवशोषण स्तंभ में ऊपर से फिर क्या डाला जा रहा है? H2SO4। फिर क्या डाला जा रहा है? H2SO4। तो देखो SO3 और H2SO4, यहाँ से SO3 ऊपर की तरफ जा रही है। इसमें रिएक्शन कौन सी हुई? SO2 + O2, SO3 बन गया। ये SO3 गैस का नेचर होता है ऊपर की तरफ बढ़ने का, तो गैस SO3 ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर से आते हुए H2SO4 के साथ क्रिया हो रही है, और हमें क्या मिल गया बेटा? यहाँ पर क्या मिल गया? H2S2O7, इसको कहते हैं ओलियम। क्या मिला अपने को?
ओलियम मिला, मतलब कॉन्सेंट्रेट H2SO4। अब इस ओलियम के साथ में अपनों ने फिर H2O मिला दिया और हमें मिल जाएगा H2SO4। क्या मिल जाएगा? H2SO4। तो भैया ये कहानी है, कहानी बड़ी ज़बरदस्त है, कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है। मेरी बात आपको समझ में आई? एक बार और समझाऊंगा डायग्राम। चलिए एक बार और समझा देता हूँ। आप ये 9 पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहले हम चले गंधक भट्टी। गंधक भट्टी में सल्फर और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। यहाँ पर गर्म किया, मतलब भट्टी में गर्म किया उसको, सल्फर को, ऑक्सीजन साथ में मिली जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड को धूल कक्ष में भेजा। धूल कक्ष में क्या हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में कुछ धूल के कण वगैरह होंगे, तो वो भाप के द्वारा क्या हो जाएगी, नीचे सेटल हो जाएगी। यहाँ से भाप बेची जा रही है। उस सल्फर डाइऑक्साइड को शीतलक पाइप में भेजा। शीतलक पाइप में उस गैस को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। फिर शीतलक पाइप से उस गैस को कहाँ पे गई, वो धावन स्तंभ में गई। धावन स्तंभ में जो गैस के अंदर अविलेय अशुद्धियाँ थी वो नीचे बैठ गई, सेटल हो गई, और सल्फर डाइऑक्साइड आगे बढ़ती गई। सल्फर डाइऑक्साइड को फिर कहाँ पर भेजा, अपने शुष्कीकरण स्तंभ में भेजा। शुष्कीकरण स्तंभ में क्या होगा कि अगर नमी है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में, H2O कुछ है साथ में, H2O है, तो वो H2O क्या हो जाएगा नीचे, वो H2O को एब्जॉर्व कर लेगा। उस वाटर को H2SO4 क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। अब हमारे पास सिर्फ क्या रही, सल्फर डाइऑक्साइड रही। लेकिन उस सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में अगर कुछ आर्सेनिक से रिलेटेड अशुद्धि है तो कहाँ पर भेज रहे हैं अपन, आर्सेनिक शोधक में भेज रहे हैं। आर्सेनिक शोधक में क्या रखा हुआ है, फेरिक हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक रखा हुआ है। ये क्या करेगा, आर्सेनिक से रिलेटेड अशुद्धियों को सोख लेगा। हो गया काम। फिर क्या करेंगे, अपने पास SO2 कंप्लीट है, शुद्ध है, उसको परीक्षण बॉक्स में से टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करेंगे, लाइट भेजी जाएगी, ऊपर से देखी जाएगी। अगर अपने को अंधेरा दिख रहा है तो शुद्ध है, अंधेरा नहीं दिख रहा है तो अशुद्ध है, वापस से शुद्धिकरण के लिए भेजेंगे। तो अपने को लाइट भेजी, अपने को अंधेरा दिख रहा है, बिल्कुल शुद्ध SO2 है। उस SO2 को कहाँ पर भेजा, SO2 को संपर्क कक्ष में भेजा। संपर्क कक्ष में क्या हुआ, SO2 और O2 की प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हुई। आपको क्या मिल गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल गया। क्या मिला, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये अभिक्रिया क्या है, उत्क्रमणी है और ऊष्माक्षेपी है। मेरी बात समझ में आ रही है, उत्क्रमणी और ऊष्माक्षेपी है। 4500 कैलोरी जो है यहाँ पर क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। इस SO3 को कहाँ पर भेजा अपनों ने, अवशोषण स्तंभ में भेजा। तो ये वाली रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन यहाँ पर हो रही है और ये वाली रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। इस SO3 को ऊपर ऐसे आने वाले H2SO4 के साथ रिएक्शन हुई, क्वार्ट्ज के टुकड़े रखे हुए, कांच के टुकड़े। गैस का नेचर होता है ऊपर की तरफ, गैपिंग इतनी रहती है कि गैस ऊपर आ जा सके और ड्रॉप के रूप में ये भी नीचे की साइड में जा सके H2SO4। इसमें क्वार्ट्ज के टुकड़े रखे हुए हैं बेटा, और SO3 ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। गैस का नेचर होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाए, ऊपर से आने वाले H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी और ओलियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओलियम बन जाएगा। इस ओलियम में अपन थोड़ा H2O मिला देंगे और क्या प्राप्त हो जाएगा, अपने को सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। बहुत मज़ेदार तरीके से आपको डायग्राम समझाया बेटा, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई, ओके। सबसे पहले सिद्धांत एवं समीकरण पढ़ लिया, फिर अपनों ने ये सारी चीज़ें जो है देख ली। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क कक्ष विधि, ठीक है। इसमें जो है देखिए एक बार और, सिद्धांत एवं समीकरण और नामांकित चित्र। सिद्धांत क्या कह रहा है कि SO2 और O2 के संयोग से प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणी और ऊष्माक्षेपी है और आयतन में क्या हो रही, कमी हो रही। इस वाली रिएक्शन के लिए बात चल रही है अपनी, है ना। SO2 और O2 के संयोग से प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय एवं ऊष्माक्षेपी होती है तथा आयतन में कमी हो रही है। इस अभिक्रिया के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या होगी, उच्च दाब एवं निम्न ताप होगी। उच्च दाब और निम्न ताप इस अभिक्रिया के लिए अनुकूल परिस्थिति होगी। समझ में आ गया। रिएक्शन अपनों ने देख ही ली। ये वाली यहाँ पर क्या लिखा हो, थोड़ा मैं इसको डिस्टर्ब करूँगा तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ। अब क्या है, जैसे ये रिएक्शन लिखी अपनों ने SO2 + O2, SO3 बन गया। उसके बाद क्या और लिखेंगे कि प्राप्त होने वाली SO3 को, ये जो SO3 को H2SO4 में अवशोषित करते हैं। SO3 को ऊपर से आने वाले H2SO4 में अवशोषित करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल या ओलियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हो रहा है, ओलियम प्राप्त हो रहा है। ओलियम प्राप्त होता है जिसमें जल मिलाकर इच्छित सांद्रता का सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। ये पूरा केस खत्म हो गया इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क कक्ष विधि का। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की 2 विधियां होती है, एक तो शीश कक्ष विधि और एक संपर्क कक्ष विधि। इन दोनों में अपन डिफरेंस पढ़ लेते हैं आज, इसके बाद ये लेक्चर खत्म।
शीश कक्ष विधि और संपर्क कक्ष विधि, एक तो होती है शीश कक्ष विधि, डायग्राम देखिएगा बुक्स में आपको मिल जाएगा, और संपर्क कक्ष विधि का भी डायग्राम आपको मैंने अभी समझा दिया है। शीश कक्ष विधि में थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, और जो H2SO4 जो मिलता है वो डाइल्यूट मिलता है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं मिलता है। तो जो बेस्ट विधि है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क कक्ष विधि है, और यही एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, कौन सी? संपर्क कक्ष विधि। तो बेटा इस विधि में तनु अम्ल प्राप्त होता है, तो कम काम का है, क्योंकि तनु तो अपन वाटर मिला के बाद में भी कर सकते हैं। हमें कॉन्सेंट्रेट चाहिए तो कॉन्सेंट्रेट तनु नहीं हो जो है कॉन्सेंट्रेट तनु हो सकता है, लेकिन तनु कॉन्सेंट्रेट कभी हो नहीं सकता है, डाइल्यूट कभी कॉन्सेंट्रेट हो नहीं सकता है। और इस विधि में हमें सांद्र अम्ल प्राप्त हो रहा है, तो बेस्ट विधि संपर्क कक्ष विधि है। इस विधि से प्राप्त अम्ल अशुद्ध होता है, अब इम्प्यूरिटी अलग है, और उसमें कितना अपन टेस्टिंग कर रहे थे अभी संपर्क कक्ष विधि में, परीक्षण बॉक्स वगैरह सब लगे हुए थे। तो इस विधि से प्राप्त अम्ल क्या होता है? शुद्ध होता है। फिर उत्प्रेरक गैस अवस्था में होता है, इसमें किस में होता है? गैस अवस्था में। किसमें? इसमें शीश कक्ष विधि में। शीश कक्ष विधि में उत्प्रेरक किस में होता है? गैस अवस्था में होता है। और अभी जो संपर्क कक्ष है उसमें अपनों ने प्लेटिनम उत्प्रेरक लिया था, वो किस अवस्था में होता है? ठोस उत्प्रेरक होता है। तो उत्प्रेरक गैस अवस्था में होता है, अतः इसका प्रवाह नियमित करना आवश्यक है, नियमित रूप से प्रवाह करना आवश्यक है। इधर इस विधि में ठोस उत्प्रेरक का उपयोग होता है। इस विधि में संयंत्र के लिए अधिक स्थान, अब ज़्यादा जगह भी चाहिए अपने को, अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, और इस विधि से संयंत्र के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है। तो बेस्ट विधि कौन सी है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की? संपर्क कक्ष विधि। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो है आज का लेक्चर मैं यही एंड करूँगा। आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क कक्ष विधि। एग्जाम में अक्सर बस सिद्धांत समीकरण नामांकित चित्र पूछा जाता है, प्रक्रम का वर्णन जो है पूरा अलग अलग वो नहीं पूछा जाता है, मेथड वगैरह नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो ये याद करिएगा। ये आपके लिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कमेंट्स कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। आज मैंने लाइव क्लास नहीं ली, लाइव की जगह रिकॉर्डिंग वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवाया। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।